हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि अगर लेंज़ लॉ फ़ेल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? किस तरीके से सर्किट आपका बिहेव करेगा? तो मैंने आप लोगों को पिछले पुराने लेक्चर जो हम लोगों ने डील करे थे, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि फ़ैराडे के लॉज़ में एक कमी थी, जिसको लेंज़ ने दूर किया था। लेंज़ ने जो बताया था, वो लॉ ऑफ़ कंज़र्वेशन जो लेंज़ ने बताया था, वो बेसिकली ये आपको कि कॉज़ का अपोज़ करेगा, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो अगर हम लोग देखें कि लेंज़ ने फ़ैराडे के फ़ॉर्मूले में क्या चेंज किया, ये पिछली स्लाइड में हम लोग ने ये इस स्लाइड में देखेंगे, पिछली बार हमने ये नहीं देखा था। तो लेंज़ ने जो था ये बता दिया कि कॉज़ को अपोज़ करेगा, कोई भी ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो अपने करंट जो इंड्यूस होगा किसी भी कॉइल में, यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल है, एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ, अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और ये मूव कर रहा है इस कॉइल की तरफ, तो इस कॉइल में एक वोल्टेज आ जाएगा E और एक करंट आ जाएगा I, और ये जो करंट होगा ये इस तरीके से होगा, अपने कॉज को अपोज करेगा। तो यहाँ पे अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल आएगा और नॉर्थ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेंस पुराने लेक्चर्स में लेंस लॉ के। तो ये जो करंट आ गया इसकी वजह से यहाँ पे अब इसको मैथमेटिकली अगर इसको लेंस यानी कि मैथमेटिकली अगर लेंस को और फेराडे को मिला के लिखा जाए, फेराडे को, तो जो फॉर्मूला होता है वो E इक्वल टू एन डी फाइव आई डेल टी, और ये माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन आया है, ये बता रहा है लेंस को। ठीक, और ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये फैराडे का है। ठीक, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस था जो फैराडे का हमने देखा था, तो इफेक्ट जो लेंस ने फैराडे के फॉर्मूले पे डाला वो इस माइनस साइन से शो कर रहा है। ये माइनस साइन केवल इतना ही बता रहा है कि कॉज जो इफेक्ट होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा। ये अपोज करने के चक्कर में यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यूज किया है, जस्ट इतना सा इसका कन्वेंशन है। नेक्स्ट, जी हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लेंस ने जो क्वेश्चन आया कि लेंस ने कैसे ही पता करा, किस बेसिस पे, ऐसा क्या ऑब्जर्व किया लेंस ने कि जो उन्होंने अपना लेंस लॉ जो जनरेट किया। तो उसका आंसर है, लेंस ने एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी किया था और उसी से उन्होंने ये पूरा निकाला कि कैसे फैराडे का जो लॉ है वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण ऐसा हो रहा है। ये जो रीज़न है, यानी कि जब फैराडे ने इतना सा कह दिया कि एक मैग्नेट जब कॉइल की तरफ मूव करेगी तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसके रीज़न क्या थे, ऐसा क्यों हो रहा है और कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड में उन्होंने बता दिया, कंडीशंस बता दी, पर किस डायरेक्शन में होगा वो लेंस ने बताया। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे था। इसको जरा डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर समझें तो लॉ जो है वो क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि नेट चेंज इन एनर्जी जो है, नेट चेंज इन एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चेंज इन एनर्जी है वो जीरो होती है। यानी कि कोई भी अगर ऐसा सिस्टम है जो चारों तरफ से क्लोज्ड है, एक एक हर तरफ से एनक्लोज सिस्टम में आइसोलेट है, तो ऐसे सिस्टम की जो एनर्जी होगी डेली, जो चेंज इन एनर्जी होगी सॉरी, वो हमेशा इक्वल टू जीरो होगी। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जितनी भी एनर्जी आप इनपुट दोगे उतनी ही एनर्जी आपको आउटपुट में मिलेगी। यानी कि जितनी एनर्जी तुम इनपुट में दोगे उतनी एनर्जी तुम्हें आउटपुट में मिल जाएगी। अब इस लॉ को जरा हम अप्लाई करते हैं, इस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर समझें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अगर मान लेते हैं मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और कॉइल मेरी यहाँ पर है, अगर ये मैग्नेट यहाँ रुकी हुई है तो कॉइल में E इक्वल टू जीरो और I इक्वल टू जीरो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, कोई भी करंट कोई वोल्टेज नहीं होगी। अब क्या होगा, मैं इस कॉइल को मूव कराने की कोशिश करता हूँ, इस मैग्नेट को इधर की तरफ अगर मूव कराता हूँ मैं, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी दे के, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसके अगर मान लेते मैं डेल एम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी करता हूँ और ये मैग्नेट जो है यहाँ तक आ जाती है नॉर्थ साउथ, तो इसके कॉज को अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल का मतलब इस डायरेक्शन में एक करंट आ जाएगी इसके अंदर, तो तुरंत ही यहाँ पे एक चेंज इन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे देखने को मिलेगी। फिर से मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इस मैग्नेट को स्टॉप कर देता हूँ। अगर मैं स्टॉप कर देता हूँ तो अगेन जो ई और ई है, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जीरो हो जाएगा। ठीक, फिर से अगर मैं यहाँ से इसको वापस से एक डेल एम देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता हूँ, तो वापस से मुझे यहाँ पे एक डेली मिलने लगेगा, नॉर्थ पोल मिलने लगेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, तो हो क्या रहा है, जब भी आप किसी मैग्नेट को मूव कर रहे हो इस कॉइल के पास, इस कॉइल की तरफ, तो जो चेंज कर रहे हो, यानी कि जो तुम मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो उस मैग्नेट में,
वो ही इक्वल अमाउंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई ये मैकेनिकल एनर्जी मुझे इनपुट क्यों देनी पड़ेगी? तो उसका आंसर है ये जो नॉर्थ पोल बन रहा है इसकी वजह से। ये क्योंकि तुम्हारे कॉज को अपोज कर रहा है, चेंज को अपोज कर रहा है। तुम लोगों ने देखा होगा शादियों में सबके घरों के बाहर एक ग्रीन कलर का जनरेटर होता है, डीजल जनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें जब भी हम लोग एक बार उसको ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा जो भी जिसने भी जनरेटर ऑन किया हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। एक फोर्स जो होती है, काउंटर फोर्स, जो लगातार आपके अपोजिट में काम कर रही होती है। तो वो बेसिकली लेंज लॉ के कारण ही आता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कारण। क्योंकि अगर यहाँ नॉर्थ पोल ना हो, अगर ये पोल आपका वर्क ना करे यानी कि अपोजिशन ना हो, तो तुमने एक बार मैकेनिकल एनर्जी दे दी और कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे मिलती रहनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जितना चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी करूंगा यानी कि डेल एम में जितना चेंज आएगा वो इक्वल होगा डेल ई के, उतना ही इक्वलेंट मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पे जो लॉसेज हैं उन्हें निगलेक्ट कर देता हूँ, उस केस में अगर लॉसेज होंगे तो डेल ई प्लस लॉसेज भी आ जाएंगे पिक्चर में। तो इसीलिए यानी कि जितना चेंज मैकेनिकल एनर्जी में करूंगा, मैं जितना मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराने में मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दूंगा, उतनी ही इक्वलेंट अमाउंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस लॉसेज मुझे आउटपुट में मिलेंगे। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नज़र से अगर मैं फैराडे के लॉ को देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो जाती क्लियर। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इफ लेंज लॉ फेल। अगर मान लेते हैं लेंज लॉ फेल हो गया तब क्या होगा? तो ये इस केस को समझने के लिए हम लोग वापस से एक मैग्नेट बनाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मान लेते हैं मैग्नेट है, ठीक है, और ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ है, तो ये अगर इसकी तरफ बढ़ रही थी तो ये जो कॉइल था इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ आई, वो किसकी वजह से हुआ था? वो हुआ था लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। लेंज लॉ ने क्या कहा था कि जो करंट होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा। तो कॉज को अपोज करने के लिए मैंने क्या बताया था, अपोज कैसे कर सकते हो भाई? कॉज क्या है? इस मैग्नेट का मोशन, रिलेटिव मोशन अपोज कैसे कर सकते हो? इस मैग्नेट को हिलने से रोकने के लिए, अपने पास आने से। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। ये जो नॉर्थ पोल आएगा ये मैग्नेट को अपोज करेगा अपने पास आने से। तो नॉर्थ का मतलब इस तरीके से राइट हैंड रूल लगा के मैक्सवेल का, तो मैक्सवेल का जब राइट हैंड रूल लगाओगे तो पोलैरिटी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा जिसकी वजह से ये मैग्नेट को अपोज करेगा। अब यहाँ पे अपोजिशन हो रहा है, लेकिन तुम क्या करोगे, लगातार मैकेनिकल एनर्जी चेंज करोगे, यानी कि एक्स्ट्रा पुश करोगे। और जितनी ज़्यादा चेंज करोगे एनर्जी में मैकेनिकल की, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि V और I में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल पिक्चर है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर लेंज लॉ फेल हो जाता है, लॉ तुम्हारा अगर फेल हो गया तब क्या होगा? तो लॉ फेल होने का मतलब है जो करंट I आ रहा था वो अपोज नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं पिक्चर में, सॉरी, अपोज करेगा। ये लेंज ने कहा था अगर ये फेल कर दोगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस ही नहीं होगा। अगर नॉर्थ पोल इंड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे केस में क्या होगा, कोई करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस कब हो रहा था? अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल बन रहा था। जब हम कुछ अपोजिशन कर ही नहीं रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, I इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। अगर मैग्नेट को मैं इस कॉइल की तरफ ले जाऊंगा और लेंज लॉ नहीं अप्लाई करता हूँ, यानी कि लेंज लॉ अगर फेल हो जाता है, तो लेंज लॉ फेल हो गया तो यानी कि कोई करंट जो होगा वो इंड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि करंट अपोजिट ही नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा, अपोज करने के कारण ही करंट आ रहा था। ठीक, तो यानी कि अपोजिशन नहीं होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, आउटपुट मेरे को 0 मिलेगा, यानी कि कोई भी ईएमएफ इंडक्शन पॉसिबल नहीं है अगर लेंज लॉ फेल हो गया। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है कि अगर लेंज लॉ मान लेते हैं फेल नहीं करा, एक मैंने एक हाइपोथेटिकल एक ऐसी मशीन बना दी है जो कि लेंज लॉ के रिवर्स पे पॉसिबल है, यानी कि रिवर्स लॉ पे काम करती है। तो अगर रिवर्स की बात की जाए, रिवर्स का क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक मैग्नेट है, अगेन यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ की मैग्नेट है और वो एक कॉइल की तरफ जा रही है, ठीक इस तरीके से मूव कर रही है। और मैंने क्या करा है, इस कॉइल के अंदर जो लेंस का लॉ था उसको रिवर्स कर दिया है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल लॉ क्या था, अगर नॉर्मली बात की जाए, नॉर्मली, तो उस केस में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इधर पोलैरिटी नॉर्थ आनी चाहिए थी कॉस को अपोज करने के लिए, लेकिन अगर इसे रिवर्स कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं पोलैरिटी रिवर्स करके साउथ आ गया तो यहाँ साउथ बन जाएगा। साउथ बनने से क्या होगा, अब ये मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, यानी कि कॉज को रिवर्स अपोज करने की जगह क्या होगा, कॉज को सपोर्ट करने लगेगा। इस केस में अगर तुमने ऐसी एक मशीन बना ली, जो कि पॉसिबल नहीं है पर अगर बना ली, तो एक बार अगर आपने मैकेनिकल एनर्जी दी, यानी कि स्मॉल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दी, तो बाकी काम ये मैग्नेट, ये रिंग जो है वो अपने आप अट्रैक्ट करके कर लेगा। तो तुम्हें बहुत ही ह्यूज अमाउंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ
क्यों? क्योंकि देखो जब इसे अट्रैक्ट करेगा, जब इसे अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है डेल टी को रिड्यूस कर देगा। डेल फाई बाई डेल टी होता है तो डेल टी को रिड्यूस कर देगा अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा इसके मोशन को एक्सलेट करके। तो आप सोचो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने स्मॉल एनर्जी मैग्नेट में दी, मैकेनिकल एनर्जी आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि कोई अपोजिशन ही नहीं है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो आपको एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपने एक फ्लिकर एक जस्ट टिक सा किया और ये मैग्नेट जो थी ऑटोमेटिकली कॉइल के अंदर साउथ पोल बन के उसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो और अट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, फ्लक्स चेंज बढ़ेगा, डेल टी रिड्यूस हो जाएगा। तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको आउटपुट में मिलेगी। लेकिन ये जो इसका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा जनरेटर डिज़ाइन हो जाएगा अगर आपने ये करके दिखा दिया कि जिसमें आप केवल आप एक बार उसको स्टार्ट करोगे और स्टार्ट करके आप उसे छोड़ दोगे और वो लाइफ टाइम के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में देता रहेगा। यानी कि आपको इनपुट लगभग नेग्लिजिबल है और आउटपुट इन्फिनिटी है। तो एक ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन बन जाएगी। अगर हाँ फ्रिक्शन में रिड्यूस फ्रिक्शन को एक निगलेक्ट कर देता हूँ तो यानी कि आपने एक बार अगर मान लेते हैं घर के बाहर का जनरेटर है, अगर आप उसको आपने रिवर्स लेंज लॉ पे बना दिया तो क्या होगा, एक बार आपने बस उसे इस तरीके से उसके शाफ्ट को मैकेनिकल इनपुट एनर्जी दी जस्ट वन टाइम, ठीक है, 1 सेकंड के लिए, और वो पूरे 24 घंटे या जब तक लाइफ टाइम तक अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देता रहेगा, आपके घर की लाइट आती रहेगी। तो ये जो होगा ये एक ऐसी मशीन बन जाएगी अगर यहाँ पे लेंज लॉ को हम रिवर्स कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लेंज लॉ का रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर देगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं अब ये कहा इन्होंने कि अगर इन केस आपने जो लेंज लॉ फॉलो होगा कि नहीं होगा अगर हमारे कॉइल क्या है, ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी कॉइल जो है वो ओपन है तो क्या उस केस में लेंज लॉ फॉलो होगा कि नहीं होगा। तो भाई इसको जरा देखते हैं, इसको इंटरेस्टिंग केस है। अगर मान लेते हैं मेरे पास मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, वो मैग्नेट आपकी तरफ मूव कर रही है और ये कॉइल है, ठीक। तो लेंज लॉ ने क्या कहा था कि जो करंट इंड्यूस होगा आई, वो जस्ट अपोज करेगा अपने कॉज को। कॉज है इस मैग्नेट का इसकी तरफ मोशन, ठीक। आई के ऊपर लेंज लॉ बेसिकली वैलिड होता है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं मैं क्या करूं, मैं सिंपल सी इस कॉइल को ब्रेक कर देता हूं यहां से, ठीक है, ओपन कर देता हूं। अगर ये कॉइल मैं इसको ओपन कर दूं इस तरीके से, ठीक, अगर ये कॉइल मैंने इसे ओपन कर दी तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपल सी आई जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो करंट है वो बेसिकली किस में, क्लोज्ड लूप में फ्लो करता है, क्लोज्ड लूप में करंट फ्लो करता है। क्योंकि मैंने क्या करा है, इसको ओपन कर दिया तो आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आंसर है लेंज लॉ वर्क नहीं करेगा, लेंज लॉ वर्क नहीं करेगा ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में लेंज लॉ काम नहीं करता है क्योंकि लेंज लॉ जो है वो बेसिकली करंट की पोलैरिटी डिसाइड करता है, करंट की पोलैरिटी। और क्योंकि जब करंट ही जीरो है तो कोई पोलैरिटी डिसाइड नहीं होगी, तो लेंज लॉ वहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर पूछा जाए तुमसे फैराडे लॉ, तो यस फैराडे लॉ यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे पोलैरिटी वोल्टेज इंड्यूस जरूर होगा, ईएमएफ यानी कि ई जरूर आ जाएगा इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी होगा एक वोल्टेज जरूर आएगा यहाँ पे। तो फैराडे लॉ वर्क करेगा लेकिन लेंज लॉ वर्क नहीं करेगा क्योंकि लेंज लॉ जो है वो करंट जब आएगा केवल तभी वर्क करेगा, करंट नहीं आएगा तो कोई वर्क नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेंज लॉ कब वर्क करेगा, लेंज लॉ अगर फेल हो जाएगा तब क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर लेंज लॉ तुम्हारा रिवर्स हो जाएगा तब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में क्लियर कर दी है। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन हमारे पास कि मैकेनिकल फोर्सेस जो भी होंगी हाउ कैसे मैकेनिकल फोर्स जो होती है वो जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। ठीक है, मैकेनिकल फोर्सेस अभी हमने देखा कि हम बार मैग्नेट को जब मूव करा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके, और आउटपुट में मुझे जितनी चेंज कर रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी उतना ही ज़्यादा आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, मैकेनिकल फोर्सेस इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। तो ये हम लोग देखेंगे अगले टाइटल के अंदर, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।